क्रिकेट ऑन लूप। मैं हूं रोआ नदीम। आज के एपिसोड में वी विल डिस्कस पाकिस्तान टीम्स, द स्क्वाड फॉर द आयरलैंड एंड इंग्लैंड टी20s। एज वी नो सिर्फ 7 टी20s रह गए हैं बिफोर वी गो टू द वर्ल्ड कप, और बहुत सारा जो है एक बस क्रिएट हुआ था अराउंड दिस स्क्वाड। एंड ऑफ कोर्स अभी हमने होम सीरीज खेली है। अब क्या कहाँ जाता है पाकिस्तान फ्रॉम हेयर, और उसके बाद क्या कॉम्बिनेशंस बनते हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स बार बार हम ये वर्ड भी सुन रहे हैं, कॉम्बिनेशंस, एक्सपेरिमेंट, योर बेस्ट 11। विल पाकिस्तान फाइंड some answers in this T20 series and in the remaining matches? Well, we will discuss that today, and of course we will also discuss some names from the squad, some surprises, some omissions. So वही जो हम स्क्वाड एनालिसिस करते होते हैं, आज हम वो करेंगे। मेरे साथ है जी लाइक ऑलवेज मजहर अरशद। मजहर, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्रिकेट ऑन लूप। आज लूप पे जो डिस्कशन है वो यही है कि 7 मैचेस रह गए हैं बिफोर द वर्ल्ड कप। अब सबके माइंड्स में यही सवाल है कि क्या आयरलैंड सीरीज में भी हम कंफ्यूजन और क्वेश्चंस के साथ जाएंगे, या क्या पहले टी20 से ही हम अपनी वर्ल्ड कप 11 खिलाएंगे? व्हाट डू यू थिंक? नहीं, आई थिंक नोइंग पाकिस्तान एंड नोइंग देयर हिस्ट्री, तो वो जो एक परंपरा होती है वो पाकिस्तान ने कंटिन्यू की है कि अभी तक लोगों को जो है वो गेस में रखा हुआ है, आई मीन फैंस को। और कुछ प्लेयर्स भी जो है वो आई थिंक वो भी ये गेस कर रहे होंगे कि आया कि हम वर्ल्ड कप स्क्वाड में होंगे कि नहीं। क्योंकि 25 मई से पहले तक जो है आप चेंजेस कर सकते हैं जो आपका स्क्वाड है। इवन तो कभी पाकिस्तान ने अनाउंस नहीं किया वर्ल्ड कप का स्क्वाड, बट जो सबमिट किया आईसीसी को उसमें भी जो है वो चेंजेस हो सकती हैं बिफोर 25 में। तो जो आपने बात की कि जो 7 T20 हैं, आइडियली तो वो एक प्रेप होनी चाहिए थी कि आप अब प्लेयर्स को जो है वो एक किस्म के उनके लिए वार्म अप मैचेस होते। बट कई प्लेयर्स के लिए जो है ये मैचेस एक टेस्टिंग ग्राउंड होगा कि इस टेस्ट को पास करेंगे तो आगे वर्ल्ड कप में जाएंगे। तो आई थिंक के 7 जो मैचेस हैं सब पाकिस्तान के प्लेयर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो आयरलैंड के 3 और एक जो पहला इंग्लैंड का मैच होगा, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इसके बाद फिर टीम फाइनलाइज होगी। तो आई थिंक जरूरी नहीं है कि पाकिस्तान उसी 11 को खिलाए जो कि पहले मैच में खेलेगी वर्ल्ड कप में। आई थिंक अभी भी पाकिस्तान थोड़े से एक्सपेरिमेंट्स करेगा। वही जो आपने बात की परंपरा की, स्पॉट ऑन फर्स्टली। लेकिन स्क्वाड अगर हम देखें तो मजा कुछ नाम मिसिंग जरूर है। एक दो ऐसे नाम हैं जो काफी टाइम से टीम के साथ एसोसिएटेड हैं और वो अब इस स्क्वाड में नहीं है। और कुछ ऐसे भी नाम हैं जो थोड़ा सा आउट ऑफ नोवेयर कुछ लोगों को लग रहा है कि आए हैं। You have your usual batters. You have Azam Khan, who's of course come back after the injury, so hoping कि वो recover हो गए हैं. But then again, you have Abrar, you have Hassan Ali, you have Imad Wasim, Abbas Afridi. So bowling में वही नाम more or less है जिनको हम expect कर रहे थे. But of course, Hassan Ali has come back in. A lot of questions around why he has come back in. Do you think this was, can you see the reasoning behind him? Because we saw what he did in the last World Cup. He brought in that experience, especially जो 50 overs में लंबे spells bowl करने के लिए आपको चाहिए होता है, which we saw कि वो कर सकते हैं इस फॉर्मेट के लिए। और जिस फेज ऑफ द गेम में वो बॉलिंग करते हैं, क्या आपको लगता है हसन अली की सिलेक्शन जो है वो जस्टिफाइड है एट दिस पॉइंट? आई थिंक के पाकिस्तान के जो फास्ट बॉलिंग रिसोर्सेज हैं वो एकदम से थोड़े से मतलब कि वीक लग रहे हैं। इसी वजह से आप देखें कि आमिर को भी वापस लाया गया है। उनकी तो रिटायरमेंट हो गई थी। तो आपके 3 फास्ट बॉलर्स का आपको पता है कि शाहीन है, नसीम, हारिस और अब आमिर है, लेकिन उसके बाद आपको 5वें फास्ट बॉलर के ऊपर कोई इतनी क्लैरिटी नहीं है। तो शायद इस वजह से पाकिस्तान हसन अली का एक्सपीरियंस देखते हुए जो है उनको कंसिडर किया उन्होंने। बट अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन पूछें तो आई थिंक के अगर आप स्क्वाड की बात करें 15 की, तो समबडी लाइक जमान खान या वसीम जूनियर या इवन अब्बास अफरीदी, आमिर जमाल एक और ऑप्शन है। इनमें से अगर कोई होता तो ज्यादा बेहतर था। हसन अली नो डाउट एक सीजन्ड जो है वो बॉलर हैं,
और उनका काउंटी का भी बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है, और मैं तो हमेशा उनकी बड़ी फेवर में रहा हूँ, स्पेशली टेस्ट क्रिकेट में और ओडीआई क्रिकेट में। बट आई थिंक T20 में जो है वो पाकिस्तान के पास थोड़ी सी और ऑप्शंस थी, स्पेशली जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आप उस रोल में देख रहे हैं जिस रोल में कि हारिस रऊफ थे, क्योंकि ये बात हुई है कि हसन अली हारिस रऊफ का बैकअप है, तो हारिस रऊफ की जो स्पेशलिटी है वो तो आखिरी जो 4-5 ओवर्स होते हैं उसमें बॉलिंग है। तो उस फेज में आई थिंक इवन दो के जमान का रिसेंट पीएसएल अच्छा नहीं गया और वो ज्यादा उन्होंने पावर Yeah. प्ले में बॉलिंग की इन द रिसेंट पीएसएल, बट जमान का जो स्टाइल ऑफ बॉलिंग है, वाइड यॉर्कर्स और डेथ ओवर्स में जो है बॉलिंग करना, और उनका भी जो है ये काउंटी में और बिग बैश में उसका भी एक्सपीरियंस है। तो आई पर्सनली थिंक कि somebody लाइक जमान या इवन वसीम जूनियर, आमिर जमाल, ये बेहतर ऑप्शंस जो है वो हो सकते थे। राइट, आपने ये पहले ही जिक्र किया था लास्ट शो में भी कि कोई अगर आप अपना फोर्थ सीमर देख रहे हैं, somebody who can also bat a bit, and आमिर जमान की भी आपने बात की थी। बट व्हाट अबाउट अब्बास अफरीदी? आई मीन उनकी बैटिंग किस तरह की आप देखते हैं? डू यू थिंक ही हैज समवॉट थोड़ा सा रोल वो प्ले कर सकते हैं अगर हम उनको वो रोल दें जो अगर कहीं पे हमें एक एक्स्ट्रा सीमर खिलाना होता है? उनका किस तरह से आप ट्रैजेक्टरी देखते हैं? बिकॉज अभी उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस की एक आधे मैच में, जितना भी हमने देखा है। देखिए उनमें थोड़ी बहुत बैटिंग स्किल्स तो हैं, जो एक टेल एंडर, एक अच्छा टेल एंडर होता है कि एंड पे आके थोड़ी सी हिटिंग कर सकें, चौके छक्के मार सकें, तो उनमें वो बैटिंग एबिलिटी तो है। ऑब्वियसली भी बहुत यंग है तो आहिस्ता आहिस्ता वो चीज इंप्रूव होगी। बट स्टिल हमने जो लास्ट भी बात की थी कि अगर आपके पास, अगर आपने नसीम, शाहीन और हारिस को खिलाना है, अब आप चौथा फास्ट बॉलर इनमें से किसी को भी ले लें, अब्बास हो, हसन अली हो, आमिर हो, जब ऐसी सिचुएशन आएगी तो पाकिस्तान इनमें से किसी को कंसिडर नहीं करेगा, क्योंकि पाकिस्तान की ये थोड़ा सा माइंडसेट है कि हमने बैटिंग के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। तो वो तभी ये मसला हल हो सकता है जब कोई एक ऐसा प्लेयर हो जो कि आपको नंबर 6-7 के ऊपर भी आके बैटिंग करके दे सके, जिस तरह फहीम अशरफ है या आमिर जमाल है। अब फहीम की फॉर्म और पेस उस तरह की नहीं है बॉलिंग की, तो चलिए उनको हम डिस्कस नहीं करते, बट आमिर जमाल जो है, इवन दो कि उनके भी नंबर्स बहुत जो है वो खराब है T20 में, बट आप उनको 1-2 ओवर्स के लिए कहीं ना कहीं यूज कर सकते हैं। और उनकी बैटिंग इस तरह की है कि वो तो टॉप 6 में भी जो है बैटिंग कर सकते हैं। अभी जिस तरीके से पेशावर जल्मी के लिए उन्होंने बैटिंग की है, या जो ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच में बैटिंग की थी, तो वो बैटिंग का एक ऑलराउंडर जो एक होता है ना, जेन्युइन ऑलराउंडर, वो एलिमेंट होना बहुत जरूरी है अगर पाकिस्तान ने 4 फास्ट बॉलर्स खिलाने। अदरवाइज हो सकता है कि पाकिस्तान ये रिस्क ना ले। राइट, चलिए लेट्स मूव ऑन। अभी हमने एक और नाम भी डिस्कस करना है, मजहर, जिनको वो आप कह सकते हैं एक तरह से स्नब किया गया, यही कहेंगे, क्योंकि जाहिर है लास्ट वर्ल्ड कप से ही हमें पता है जितना इम्पैक्ट उन्होंने क्रिएट किया था T20 वर्ल्ड कप में। और मोहम्मद हारिस की मैं बात कर रही हूँ, हमें इस साल उनका पीएसएल का सीजन इतना जबरदस्त नहीं गया, बार बार उन्होंने ट्राई किया है, उनको मौके भी दिए गए, बाबर आजम ने उनको काफी बैक किया, बट हमें इस स्क्वाड में वो नजर नहीं आए, और प्रॉब्ली ऑब्वियसली वो वर्ल्ड कप के लिए वो नहीं कंसिडर किए जा रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक, अब मोहम्मद हारिस की क्या प्लेस है इस पूरे सेटअप, इस पूरे सर्किट में? क्योंकि ऑफ कोर्स हमारे पास अब टॉप ऑर्डर बैटर्स की जो है वो कोई कमी तो नहीं है, हमें पता है कि हमें मुश्किल ही हो रही है ये डिसाइड करने में कि किसको कहाँ खिलाना है, बट अब मोहम्मद हारिस को आप कहाँ पे फिट होता हुआ देखते हैं इन द फ्यूचर? देखिए फ्यूचर तो बहुत ज्यादा है उनका, अभी बहुत यंग है। 2020 में तो वो अंडर 19 वर्ल्ड कप खेल रहे थे। तो आई थिंक के आगे जितनी क्रिकेट है पाकिस्तान की, पीएसएल होती है, फ्रेंचाइज क्रिकेट है, तो आई एम श्योर कि वो वहां पे परफॉर्म करके जो है वो दोबारा सिलेक्टर्स को कन्विंस कर सकते हैं। आइडियली तो उनको होना चाहिए था इन द मिक्स, इसके ऊपर 12 बात हो चुकी है। बट अब अगर वो नहीं है तो फ्यूचर तो आई थिंक उनका अभी भी है। अब तो मतलब कि इतनी ज्यादा, आज ये जो मतलब कि एरा है, ये तो आइडियल टाइम है टू बी ए क्रिकेटर, क्योंकि आपके पास इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं टू प्रूव योर वर्थ। और अगर आप नेशनल टीम में सिलेक्ट नहीं भी होते, यू कैन स्टिल बी अ डिसेंट प्रोफेशनल क्रिकेटर, आपको पैसे अच्छे मिल सकते हैं, आपकी फैन फॉलोइंग हो सकती है। तो वो एवेन्यूज तो सब हारिस के पास हैं। ये उनके ऊपर है कि वो आगे कितनी मेहनत करते हैं और इस चीज से जो है वो डिमोटिवेट ना हो। बट जैसे आपने बात की कि पिछले वर्ल्ड कप में भी उनकी 1-2 इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंसेस थी, तो अब अगर उनको इस वजह से सिलेक्ट नहीं किया गया कि उनका पीएसएल अच्छा नहीं गया, तो ये थोड़ा सा अनफेयर होगा। क्योंकि और कई इस तरह के प्लेयर्स हैं इस स्क्वाड में जिनका पीएसएल अच्छा नहीं गया, बट दे स्टिल इन द टीम, द लाइक्स ऑफ फखर जमान, विच इज टोटली फाइन।
मतलब कि एक वो प्लेयर जो कि 2-3 साल से आपका सेटअप का हिस्सा है या 5-6 साल से आपका सेटअप का हिस्सा है, आपकी प्लानिंग का Yeah. हिस्सा है, उसका अगर 1 महीना या 1 इवेंट उसका अगर बुरा जाता है, तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप उसको जो है वो टीम से निकाल दें, उसको डिस्कार्ड कर दें। ये दुनिया में कहीं पे नहीं ऐसा होता। इतना तो लीवे दिया जाता है अगर कोई आपकी प्लानिंग के अंदर है। तो फिर हारिस जो चीज़ें लेकर आते हैं, मतलब कि जो उनका स्ट्राइक रेट है, जितना वो इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, उसकी कोई लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट भी हमें नज़र नहीं आ रही। तो आइडियली होना चाहिए था, बट ऑल इज़ नॉट Yeah. लॉस्ट फॉर हारिस। उनके पास स्टिल अभी काफ़ी एवेन्यूज़ हैं टू प्रूव हिज वर्थ। यस ऑफ कोर्स, और उनके फैंस भी बहुत हैं, वो भी आई एम श्योर वेट करेंगे उनके कमबैक का। बट नो डाउट उनकी परफॉर्मेंस जो थी लास्ट वर्ल्ड कप में, जिस स्टेज पे वो गेम के वो आए और उन्होंने वो इम्पैक्ट डाला, कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने बैटिंग की without taking any pressure. I think that's one of the best things about Mohammad Haris, the way that he can just not take that pressure at that stage. क्योंकि बहुत सारे क्रिकेटर्स जो है जब इंटरनेशनल में जाते हैं तो वो एक ये फेस जरूर करते हैं, चेंज ऑफ एनवायरनमेंट। उनमें हारिस में एक कैपेबिलिटी है, वो मेंटली थोड़े से हेड स्ट्रॉन्ग हैं। सो वी विल होप कि वो अपना कमबैक करें। और बाकी ये है कि पाकिस्तान जो है वो जाहिर है मोहम्मद रिजवान के बाद अब आजम खान ही है जो बैकअप आपका विकेट कीपर का रोल प्ले करेंगे। बट लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द अदर नेम्स। मजहर Salman Ali Agha is also part of the squad. He had a decent PSL, of course. उनका हमने देखा कि he can stay at the crease, he can build partnerships, he can bat well. जो उनके पिछले कुछ सीजन्स में PSL के हमें उस तरह से उनकी बैटिंग मैच्योर और इम्प्रूव होते हुए नजर नहीं आई जितनी हमें इस साल आई। शायद डिफरेंट फ्रेंचाइज थी, इस वजह से वो ज्यादा आप खुल के खेल रहे हैं। But where do you see him? Do you think this justifies his place in the T20 side? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने उनको इनिशियली लॉन्गर फॉर्मेट प्लेयर ही कंसिडर किया था। आप क्या कहते हैं सलमान अली आगा, स्पेशली एज अनदर पार्ट टाइमर जो हमें बॉलिंग में जरूरत पड़ सकती है, क्या रोल प्ले करेंगे सलमान अली आगा? क्या सोच के उनको लाया गया? देखिए रोहा, जो आपने एंड पे बात की ना कि क्या रोल प्ले करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज T20 क्रिकेट में एक बैट्समैन के लिए यही होती है कि वो किस रोल के अंदर आ रहा है। आप जो सलमान आगा की परफॉर्मेंसेज हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड में, आप देखें कि उनका रोल एक एंकर का रहा है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव बैटर्स के साथ खेलता है। तो इनकी प्लानिंग ये होती थी कि जहां पे अगर कोई जल्दी विकेट गिर गई तो ऊपर इनको भेजेंगे, एक साइड से ये कंट्रोल करेंगे और बाकी साइड से हम हिटिंग करते रहेंगे। और आप देखें कि सलमान आगा ने जितने भी मैचेस में रन किए हैं फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड या ऑन मोस्ट ऑफ द ओकेजन्स, उसके अंदर उनकी बारी जल्दी आई है, यानी कि ऊपर के ओवर्स में आई है तो उन्होंने जो है थोड़ा सा डिलीवर किया है। क्या वो ये रोल पाकिस्तान में प्ले कर सकते हैं? दैट इज वेरी अनलाइकली, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी टॉप ऑर्डर के अंदर जो है वो बाबर और रिजवान हैं, और इन दोनों में से अगर किसी एक का भी अच्छा दिन होता है तो वो लंबी बारी लेगा। और फिर सलमान आगा उस रोल में नहीं फिट हो सकते जिस रोल में उन्होंने PSL में रन किए हैं। टॉप ऑर्डर में बैटिंग करना इस टाइम, कोई भी फॉर्मेट ले लें, कोई भी क्रिकेट ले लें, T20 क्रिकेट में टॉप ऑर्डर में बैटिंग करना सबसे आसान काम है। यहाँ पे आके कंसिस्टेंटली रन्स करना सबसे आसान काम है। ये भी शादाब खान ने भी एक रिसेंटली एक इंटरव्यू में बोला कि कंसिस्टेंट होकर रन्स करना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन ज्यादा अच्छे स्ट्राइक रेट के ऊपर रन्स करना ये जो है वो T20 क्रिकेट में मुश्किल है। अब आप देखें साउथ शकील है, वो टॉप 3 में खेल रहे हैं, उन्होंने रन्स किए हैं, तो क्या उनको भी आप पाकिस्तान की टीम में ले आएंगे? तो आप किसी को भी टॉप 3 में खिला लेंगे T20 में, वो आपको कहीं ना कहीं डिलीवर कर देगा। तो सलमान आगा का जो रोल इस्लामाबाद यूनाइटेड में था, जिस रोल में उन्होंने वहां पे रन किए हैं, मुझे तो वो उस रोल में पाकिस्तान की टीम में फिट होते हुए नजर नहीं आ रहे। अगर आप उनको नीचे खिलाना चाह रहे हैं आखिरी 4-5 ओवर्स में, उसके लिए फिर आपके पास इफ्तिखार हैं। तो आई थिंक अगेन उनका 15 में भी आना जो है वो मुझे मुश्किल नजर आ रहा है। अब अगर वो कोई एक Okay. आधी आयरलैंड के अगेंस्ट परफॉर्मेंस दे दें, उसके बाद सिलेक्टर्स का अगर माइंड चेंज हो जाए तो उस पर मैं कुछ कह नहीं सकता, बट आई थिंक कि उनको जो है वो उनका 15 में आना जो है थोड़ा मुश्किल है। राइट। आयरलैंड के साथ जो 3 T20s हैं, आई थिंक 10 तारीख से शुरू हो रहे हैं। पहला T20 जो है 10 तारीख को खेला जाएगा। और अब वही बात है मजहर के स्टार्टिंग 11, हमने शुरू में भी शो की बात की थी कि क्या नजर आ रही है आपको बनते हुए। जस्ट योर व्हाट डू योर गेस सेज कि क्या पहला 11 आपको नजर आ रहा है पाकिस्तान का?
देखिए थोड़ा सा भी इसके ऊपर क्लैरिटी रिक्वायर्ड है इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी एंड इन टर्म्स ऑफ फिटनेस। तो रिजवान क्या आया मैच फिट हो गई? अगर तो हो गए हैं तो ही विल कम इन द टीम स्ट्रेट अवे। आजम के ऊपर भी अभी तक कोई इस तरह की इंफॉर्मेशन नहीं है कि क्या वो अवेलेबल होंगे पहले मैच के लिए। देन आमिर के वीजा इश्यूज हैं, तो उनका भी नहीं पता कि वो जो है वहां पे होंगे कि नहीं। बट अगर तमाम प्लेयर्स अवेलेबल हैं देन आई थिंक रिजवान विल कम स्ट्रेट अवे इन द टीम। और पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर यही होगा, बाबर, साइम, रिजवान। देन उसके बाद अब आजम के ऊपर अगर वो अवेलेबल हैं तो आई थिंक ही विल बी इन द टीम। देन उसके बाद आपके पास जो है वो इफ्तिखार होंगे, शादाब हैं, इमाद हैं। तो आई थिंक इनके इर्द गिर्द जो है आपका बैटिंग ऑर्डर बनेगा। स्पिनर्स में इमाद वसीम स्लो पिचेस के ऊपर, लो बाउंस पिचेस के ऊपर तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव हैं। बट आयरलैंड और इंग्लैंड में उनकी क्या जो है कैसे पाकिस्तान उनको यूज करेगा, ये थोड़ा जो है हमें देखना पड़ेगा। तो ये भी पॉसिबल है कि पाकिस्तान जो है वो अबरार को और शादाब को खिला ले, या जो है फिर पाकिस्तान जो है वो Yeah. 4 फास्ट बॉलर्स खिला ले। तो अभी काफी इंटरेस्टिंग है। इट डिपेंड्स के प्लेयर्स की जो अवेलेबिलिटी है वो पहले मैच से पहले क्या होगी। चलें, लेट्स सी, क्योंकि अगर फास्ट बॉलर्स का कॉम्बिनेशन ही खिलाना है तो फिर ऑफ कोर्स दे विल वांट के सारे प्लेयर्स अवेलेबल हों, आमिर भी अवेलेबल हों, बिकॉज जाहिर है कि अभी वो यही चाहेंगे कि जितने मैचेस रह गए हैं हम वर्ल्ड कप की जो कॉम्बिनेशन है उसी को लेके चलें और मजीद अब एक्सपेरिमेंट ना करें। हर जो आपने अभी बात की मजहब के हर प्लेयर को रोल डिफाइन करके बताएं कि उनका ये रोल है, विच आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट। और वर्ल्ड कप में आप देख रहे हैं हर बड़ी टीम जो है वो यही कर रही होती है कि उनका स्टार्टिंग फ्रॉम देयर ओपनर्स वी सी वेरी क्लियर रोल डेफिनेशन। एंड यू नो अलोंग द इयर्स हमने बहुत प्लेयर्स को अपना बैटिंग स्टाइल भी चेंज करते हुए देखा है, कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करते हुए देखा है एज दे ग्रो इनटू डिफरेंट रोल्स इन द टीम। बट अभी ग्लोबली जो मसला चल रहा है इस वक्त, रन फेस्ट ही आप उसे कह सकते हैं। ऑफ कोर्स ऑल द बिग टीम्स आर स्कोरिंग एट अ सर्टेन स्ट्राइक रेट, starting from the openers, all the big teams, you know, उनके openers जो हैं वो 130 140 के अराउंड की स्ट्राइक रेट पे बैटिंग करते हैं। बट पाकिस्तान के जो ओपनर्स हैं अभी तक जब भी बाबर और रिजवान के, अब काफी दफा ये बात हो चुकी है कि उनके 130 भी शायद नहीं क्रॉस करता उनका स्ट्राइक रेट व्हेन दे आर बैटिंग टुगेदर इन T20s। बट नाउ since there is a new leadership, and by leadership I mean coaching staff, Gary Kirsten आए हैं, वो भी अपना एक माइंडसेट लेके आए हैं। ऑफ कोर्स ही हैज सो मच सच अ वास्ट एंड रिच कोचिंग एक्सपीरियंस अराउंड द वर्ल्ड। डू यू थिंक पाकिस्तान का ये अप्रोच अब थोड़ा सा बदलता हुआ नजर आएगा कि यू नो डिसेंट रेट पे इंटेंट के साथ स्कोर करें, यू नो 200 तो टच करना शुरू करें अब रेगुलरली अगर आप 20 ओवर खेल रहे हैं? what would you say on this? या आपको लगता है यही जो है 170 180 तक ही हम एम करते रहेंगे टू स्कोर फर्स्ट, बैटिंग फर्स्ट? देखें जो आपने बात की लीडरशिप ग्रुप की, जिसमें कि गैरी कर्स्टन अभी पाकिस्तान टीम को ज्वाइन करेंगे फॉर द इंग्लैंड सीरीज। आयरलैंड में तो अजहर महमूदी जो है वो पाकिस्तान के कोच होंगे, क्योंकि आईपीएल की कमिटमेंट की वजह से जो कर्स्टन है वो बाद में आएंगे। तो आई थिंक के आयरलैंड सीरीज में तो शायद हमें ज्यादा चेंजेस ना नजर आए इन टर्म्स ऑफ दैट माइंडसेट, क्योंकि यही जो कोचिंग स्टाफ था या यही जो अपना लीडरशिप ग्रुप था भी एक जो रिसेंट सीरीज हुई न्यूजीलैंड वाली उसमें भी था, तो उसमें तो हमें कोई खास चेंज नजर नहीं आई। हाँ, जब आपका जब प्रॉपर जो कोचिंग स्टाफ है जब वो आ जाएगा देन शायद जो है हम कुछ चेंजेस को एक्सपेक्ट करें। बट ये है कि पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं, जो मैनेजमेंट है, उनको आइडिया है कि आप जो है वो 170 180 को एम करके मैचेस नहीं जीत सकते। और 170 180 जो है वो बायलैटरल क्रिकेट की हम बात कर रहे हैं। बायलैटरल क्रिकेट में तो जितना कम प्रेशर होता है और जो आपकी ओपोनेंट्स की स्ट्रेंथ होती है नॉर्मली, उसमें तो इजीली आपका 200 प्लस होना चाहिए। तो आइडियली यस, पाकिस्तान दे शुड बी एमिंग फॉर द मैक्सिमम। जरूरी नहीं है कि हर जगह के ऊपर जो है वो 200 विनिंग टोटल हो। जो वर्ल्ड कप के हाई प्रेशर मैचेस होते हैं या अगर कोई सपोर्टिंग पिच है तो वहां पे 170 180 भी पार स्कोर हो सकता है। बट आप पार स्कोर को या जो विनिंग पार होता है उसको आप तभी अचीव करते हैं जब आप एक अटैकिंग और पॉजिटिव इंटेंट के साथ खेलते हैं। क्योंकि हाई प्रेशर मैचेस में कहीं ना कहीं इस तरह के फेजेस आते हैं जिसमें दूसरी टीम आपको डोमिनेट करती है, 4-5 अच्छे ओवर्स बॉलिंग टीम के भी आ सकते हैं। तो आपको शुरू से जो है वो अपने
रिसोर्सेज को कैपिटलाइज करना चाहिए, उनको मैक्सिमाइज करना चाहिए, बिकॉज यू नेवर नो कि जो विनिंग टोटल है या जो दूसरी जो टीम है वो कैसे बैटिंग करेगी, खासतौर पर जब आप टारगेट को सेट कर रहे हैं। तो आई थिंक कि वो जो एक इंटेंट है और एक जो पॉजिटिव माइंडसेट होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हाई रिस्क क्रिकेट खेलना बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल की T20 क्रिकेट में। लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टैट है जो कि पाकिस्तान टीम का है कि वी हैव द मोस्ट विन्स व्हाइल डिफेंडिंग 150 और लेस। सो आई थिंक दैट आल्सो गोस टू शो कि हम अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर जो है ये डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, ये जो अप्रोच है खेलने की, ये जो स्टाइल ऑफ प्ले है, ये शायद पाकिस्तान को सूट भी करता है, बिकॉज वी नो कि हम जितना भी टोटल पोस्ट करेंगे मोस्ट लाइकली हम उसको डिफेंड कर रहे होंगे विद द pace battery and with the bowling options and the combinations that we have. Do you think कि ये अब वर्ल्ड कप में भी यही चीज नजर आएगी करते हुए? Because you are a stats guy. I mean, what do you make of this stat? देखिए, इससे तो एक ये चीज पता चलती है कि पाकिस्तान की जो स्ट्रेंथ है वो हमेशा से उनकी बॉलिंग रही है। तो आप अगर 150 160 भी करते थे पास्ट में तो आपके बॉलर्स उसको डिफेंड कर लेते थे। बट जो T20 की हिस्ट्री है वो बहुत बड़ी है, मतलब T20 इंटरनेशनल पाकिस्तान ने पहला 2006 में खेला था, तो ये 18 साल की हिस्ट्री है। तो इससे पहले अगर आप आज से 6-7 साल पहले चले जाएं, और उसमें बहुत अरसे तक पाकिस्तान नंबर 1 टीम भी रही है T20 रैंकिंग्स में, आज पाकिस्तान जो है वो नंबर 7 के ऊपर है। तो ये जो मोस्टली जो इस तरह के मैचेस थे जिसमें कि पाकिस्तान ने 150 160 डिफेंड किया, एक तो ये है कि थोड़े पुराने मैचेस हैं, जबकि जहां पे आपके जो एवरेज टोटल्स हैं वो कम होते थे, फिर यूई की पिचेस होती थी, फिर पाकिस्तान की जो स्पिन अटैक था, मोहम्मद हफीज, सईद अजमल, शाहिद अफरीदी इतना स्ट्रांग था कि वो लो टोटल्स भी डिफेंड कर लेते थे। जिस तरह पाकिस्तान ने जो 2009 का जो T20 वर्ल्ड कप जीता था उसमें उनके बहुत ज्यादा हाई स्कोरिंग मैचेस नहीं हुए थे, बट बॉलिंग अच्छी थी तो पाकिस्तान जीत रहा था। तो आई थिंक रिसेंट टाइम्स में अगर आप पिछले 2-3 साल 4 साल देखें तो पाकिस्तान ने बड़े टोटल्स कंसीड भी किए हैं। एक ऐसा फेज था पाकिस्तान में कि पाकिस्तान ने कई साल तक जो है किसी भी टीम ने दुनिया में पाकिस्तान के अगेंस्ट 200 रन नहीं किए थे, लेकिन अगर आप रिसेंटली देखें तो काफी टीम्स ने पाकिस्तान के अगेंस्ट 200 रन किए हैं, और लंबे टोटल जो हैं 170 180 उनको चेस भी किया। अभी न्यूजीलैंड ने किया, या जो वर्ल्ड कप सेमीफाइनल था ऑस्ट्रेलिया के साथ उसमें हमने देखा कि जो है वो ऐसे हुआ है। तो ठीक है, आई मीन स्टैट बिल्कुल है, ये पाकिस्तान की जो ओवरऑल हिस्ट्री है उसको बताता है, बट इन द रिसेंट टाइम्स आई थिंक के पाकिस्तान के अगेंस्ट रन हुए भी हैं। और एक और ये बात कि लेट से अगर मान भी लिया जाए कि पाकिस्तान 160 170 करके मैच जीत सकता है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप हर मैच में अपने बॉलर्स को 160 170 ही दे रहे हैं। उनका भी कोई खराब दिन हो सकता है, उनका भी कोई बुरा दिन हो सकता है, जो एक एक्स्ट्रा कुशन होता है 15-20 रन का, वो आई थिंक के बॉलर्स को मिलना चाहिए। फॉर एग्जांपल जो वर्ल्ड कप जो सेमीफाइनल था ऑस्ट्रेलिया वाला दुबई में, जिसमें शाहीन अफरीदी को एंड पे 3 छक्के पड़ गए, उस मैच की पहली इनिंग्स में पाकिस्तान इस पोजीशन में था कि पाकिस्तान 15 से 20 रन एक्स्ट्रा कर सकता था, लेकिन नहीं किए, तो शाहीन अफरीदी का बैड डे हो गया और आप मैच हार गए। तो आई थिंक कि आपने हमेशा अपने रिसोर्सेज को मैक्सिमाइज करना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपकी बॉलिंग जो है वो कितनी अच्छी है। तो आई थिंक कि ये चीज जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल, और बड़ा आपने जो टाइम याद कराया, बड़ा ग्लोरियस टाइम था वो, और आप ये स्टैट्स भी आई थिंक मोर और लेस जो है वो उसी टाइम, क्योंकि जाहिर है उस टाइम से हमारी बॉलिंग इतनी स्ट्रांग चल रही है। आई डोंट थिंक कभी भी पाकिस्तान टीम पे वो टाइम आया जिसमें हमारी बॉलिंग हमारी स्ट्रेंथ ना हो इन द रिसेंट पास्ट। और अभी भी आपने जो बात की कि आजकल टीम्स मजर अब ऐसा थोड़ी होता है कि आप ऊपर से अगर आपको शाहीन आउट करके दे रहे हैं इनिशियली पावर प्ले में तो आगे टीम की बैटिंग नहीं चलनी। आप टीम 7-8 नंबर तक आपके पास टीम्स के पास प्रॉपर बैटर्स होते हैं। हमने लास्ट वर्ल्ड कप में भी देखा कि वो 50 ओवर वर्ल्ड कप में मैक्सवेल जो है वो T10 वाली इनिंग्स खेल के वो कहाँ ले गए थे मैच को। सो आई थिंक एवरी टीम इज नाउ प्रिपेयर्ड कि जिस फेज ऑफ द गेम में भी उनको लूज बॉल्स मिलेंगी या जहां पे भी उनको वो क्वेश्चन मिलेगा, दे विल गो फॉर इट। सो पाकिस्तान जस्ट नीड टू बी रेडी एंड लेट्स होप कि अब ये जो 7 मैचेस रह गए हैं इस पे हम अब कुछ कोई नई चीज ना ही करें, बेहतर है जो हम करते हुए आ रहे हैं उसी को बेहतर करें अपने कॉम्बिनेशंस को लेके, और फिर जब ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म में ही ये चीजें जो है वो चेंज होती हुई नजर आती हैं। लेकिन उम्मीद ये है कि थोड़े सरप्राइजेस भी मिल जाए पाकिस्तान टीम की तरफ से, बिकॉज अ लॉट ऑफ नॉइज अबाउट पहले तो ये जो हमारा ओपनिंग पेयर था उसके बारे में, अब वो चेंज हुआ है। लेट्स होप इस सीरीज में तो नहीं हम देख सके, बट साइम अयूब रियली हैज अ लॉट ऑन हिज
shoulders a lot of responsibility, you know, in order to get that, to get us that start in the power play. Any last thoughts, Mazhar, before we wrap up? Of course, any predictions that you would like to do for the Ireland series? 3 matches हैं हमारे. आई थिंक ये प्रिडिक्शन से पहले जो आपने एक बात की ना एंड पे, कि आपने बोला कि गोल्डन एरा जो था पाकिस्तान की बॉलिंग का, और आपने ये बात की कि पाकिस्तान की जो बॉलिंग है वो हमेशा से पाकिस्तान की स्ट्रेंथ रही है, तो उससे एक चीज मेरे जहन में आई कि हम जो अभी रिसेंट पाकिस्तान की T20 वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंसेस की बात करते हैं जो कि अच्छी थी, एक में सेमीफाइनल खेला, एक थे, उसमें बॉलर्स का ही रोल रहा है. इवन जो इंडिया वाला मैच था दुबई में, नो डाउट बाबर और रिजवान की एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट थी और एक बहुत बड़ा ओकेजन था, दैट 152 रन्स पार्टनरशिप. बट अगेन मैन ऑफ द मैच तो उसमें भी शाहीन अफरीदी थे. जो आपका एक इम्पैक्ट परफॉर्मेंस थी वो तो शाहीन की, और एंड पे जो हारिस रऊफ ने जो बॉलिंग की थी उसकी थी. देन उसी वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड वाला मैच, एक बहुत ही लो स्कोरिंग टोटल पाकिस्तान के बैटर्स को चेस करना पड़ा. अफगानिस्तान वाला मैच आई थिंक एक बड़ा जो है वो एक आइडियल टोटल पाकिस्तान के बॉलर्स ने उनको दिया. चले सेमीफाइनल में आपकी बॉलिंग अच्छी नहीं हुई, देन आप अगले वर्ल्ड कप में आए ऑस्ट्रेलिया, उसमें भी जो आप मैचेस जीते हैं, जो आपके इंपॉर्टेंट मैचेस थे, जिस तरह सेमीफाइनल था न्यूजीलैंड वाला, उसके अंदर आई थिंक शाहीन ने जो बॉलिंग की थी और एक 150 तक का सेमीफाइनल में टारगेट दे दिया पाकिस्तान के बैटर्स को. तो आई थिंक कि पाकिस्तान की जो रिसेंट अचीवमेंट्स रही हैं उसमें वंस अगेन बॉलर्स का बहुत बड़ा जो है ना वो एक किरदार रहा है, और पाकिस्तान अभी भी जो है वो बॉलर्स के ऊपर ही रिलाई करेगा आने वाले वर्ल्ड कप में, अनटिल एंड अनलेस के बैटर्स जो है वो स्टेप अप करें और वो जो एक आइडियल आजकल स्ट्राइक रेट चल रहा है उसके मुताबिक पाकिस्तान को खेल के दें. Right, spot on as always. Mazhar Arshad, thank you so much for joining me on Cricket on Loop. आप सबका भी बहुत शुक्रिया for watching. We will be back soon with more. तब तक के लिए take care. Bye bye.